student, welcome to the English class. So now start second part of the chapter, the 100 dresses second. ठीक है, the 100 dresses जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, यानी चैप्टर 5 में उसके फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़े। अब हम चैप्टर 6 में the 100 dresses का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में वेंडा प्रटुसंकी की पूरी स्टोरी बताई। वेंडा प्रटुसंकी जो एक इमेजिन करके जो 100 ड्रेसेस की जो डिज़ाइन करती है, जो उसकी ड्रेसेस जो सबसे अच्छे हो जाते सेलेक्ट होते हैं, सबसे सुंदर थे, और एक सिंपल सी लड़की, एक साधारण सी लड़की इतना सुंदर ड्रेस डिज़ाइन करती है, इस चीज़ को देख करके उसका पूरा स्कूल, उसकी पूरी क्लास सरप्राइज रह जाती है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में ये जानेंगे कि क्या उस दिन जो वेंडा प्रटुसंकी की जो मिस मैसन क्लास टीचर थी, उन्होंने जब अनाउंस किया था और ये बताया था कि वो वेंडा प्रटुसंकी फर्स्ट विनर थी और उसके ड्रेसेस सेलेक्ट किए गए थे, तो क्या वो उस दिन अपसेंट थी, अपने प्राइज़ तो ले नहीं पाई, तो क्या वो नेक्स्ट डे स्कूल में आती है, उसे उसका प्राइज़ मिलता है या फिर क्या होता है? तो इस सेकंड पार्ट में हम इसके आगे की स्टोरी जानेंगे। सो नाउ स्टार्ट। वेंडा प्रटुसंकी के इसके बारे में मैंने बताया था कि बहुत ही सिंपल लड़की थी, किसी से बातचीत नहीं, बहुत ही साधारण से रहती थी, बहुत ही क्लास में बिल्कुल किनारे बैठना और बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं, कोई अगर हंसी वाली बात हो भी जाती थी तो बस थोड़ा सा स्माइल देना, इस तरह से। और ये जो मैडी और जो पैगी थे, ये दोनों जो उसके फ्रेंड थे, ये आपस में क्लोज फ्रेंड थे, इसके क्लासमेट थे। ये इसमें जो पैगी थी वो हमेशा एक फ़नी मजाक टाइप का बिल्कुल इसका मतलब बताती रहती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, और शायद उन ड्रेस को ही इमेजिन करके उसने अपने 100 ड्रेसेस का पिक्चर तैयार किया था, जो सबसे सुंदर था। और बहुत ही इस पिक्चर को देख करके पूरी क्लास और यहाँ तक कि पैगी और मैडी जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये मूवी देख करके बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। अब इस चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर में हम इस चैप्टर में क्या बताया गया, चैप्टर यानी सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में ये जानिए कि नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे फिर से क्लास ओपन क्लास स्टार्ट होता है और सभी क्लास में अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे। इनकी क्लास टीचर मिस मैसन क्लास में इंटर करती हैं, क्लास में आती हैं, उनके हाथ में एक लेटर था। वो बताती हैं कि ये लेटर जो है, उस लेटर को मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहती हूँ, और ये लेटर वेंडा का था। ठीक है, जब उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है तो पता चलता है कि वो लेटर वेंडा के फादर ने लिखी थी, और उन्होंने उस पर ये बताया था कि वेंडा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, क्योंकि वहाँ उसके नाम का मजाक बनाया जाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और इसलिए वो अदर जगह पर, दूसरी जगह पर उसका एडमिशन करा दे रहे हैं और वो इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। ये चीज़ें सुन करके सभी थोड़ी देर एकदम क्लास का माहौल जो था वो बिल्कुल शांत सा हो जाता है, एकदम पूरी क्लास साइलेंट थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। उसके पहले मैं बताऊंगी कि मिस मैसन जो थी वो अपने क्लास को इस लेटर को पढ़ने के बाद उन्हें भी फील होता है, और अपने क्लास को कहती है कि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, आप किसी के नाम का मजाक नहीं बना सकते, आप किसी को चिढ़ा नहीं सकते। वो ऐसी बातें क्लास में करती हैं और फिर बोलती है कि आप लोग को इस पर थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। फिर सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, सभी फिर से क्लास स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, सभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मैडी थी उसका बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था क्लास में, वो बिल्कुल ही पढ़ना नहीं, मतलब उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, उसका ध्यान बराबर बिल्कुल वेंडा के पास लगा हुआ था। वो एक बार मुड़ करके पैगी को देखती है, तो क्या देखती है कि पैगी बिल्कुल बिजी थी अपने काम में, अपने पढ़ाई लिखाई के काम में वो बिल्कुल बिजी थी। फिर वो सोचती है कि इसे पैगी को एहसास हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल ही मतलब पूरा एहसास है कि हमने उसके साथ गलत किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उसको इस बात की गिल्ट होती है कि मैं उससे अब किस तरह से फॉरगिव यानी किस तरह से माफ़ी मांग पाऊँगी, शायद मैं उससे कभी मिल भी नहीं पाऊँगी। ये चीज़ें वो बार बार उसके दिमाग में आता है, उसका बिल्कुल भी उसके क्लास में मन नहीं लगता। फिर क्या होता है कि वो ये चीज़ सोचती है कि पैगी से बात करते हैं और हम क्या करेंगे कि वेंडा के घर जा कर के उससे मिलेंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी और तुम्हें मतलब सेलेक्ट किया गया, और हमारे मन में भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें नहीं हैं। एक तरह से अपनी बात रखेंगे और उससे डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो सॉरी बोलना चाहते थे।
बाद मैगी ने पैगी से अपनी बात रखी। पैगी भी अभी मैगी अपनी बात रखी, तभी पैगी ने भी ये कहा कि हमें बेटा के जहाँ वो रहती थी वहाँ जाना चाहिए उसके घर। और दोनों प्लान करते हैं, फिर शाम में वो दोनों जाने का प्लान करते हैं और दोनों शाम को वेंडा के घर जाते हैं। जब वेंडा के घर जाते हैं तो दूर से उसका छोटा सा घर था वो देखते हैं, और वो घर बहुत छोटा सा था लेकिन इतना क्लीन, इतना साफ सुथरा था कि वो देख करके पैगी को बिल्कुल वेंडा की ड्रेस याद आ जाती है। जैसे उसकी जो ड्रेस थी जो स्कूल में पहन के आती थी वो बिल्कुल क्लीन रहती थी, एकदम साफ सुथरी रहती थी, बस वो प्रेस नहीं होती थी, लेकिन वो इतना फिर भी उसकी ड्रेस जो थी वो बिल्कुल साफ थी। उस तरह से उसका घर भी था। उसके घर में जाते हैं लेकिन उसके घर पे कोई नहीं मिलता। वो पीछे भी जाके देखते हैं, घर के आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो वापस वहाँ से रिटर्न हो लेते हैं। रिटर्न होने के बाद मैगी कहती है कि मतलब बात जैसे होता है कि अपनी बातें आपस में दोनों बात करते हैं, कि वो कहती है कि एक तरह से मैं उसे बोलती तो थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, वो कहती थी कि 100 ड्रेसेस हैं, और मेरे 100 ड्रेसेस कहने की वजह से उसके दिमाग में 100 ड्रेसेस के पिक्चर्स थे। कहीं ना कहीं ये उसके लिए मतलब एक तरह से बेनिफिट था। इसका कोई इसका कोई मतलब ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मैं उसके नाम को तो लेकर के मैंने उसे कभी नहीं चिढ़ाया। इसके दिमाग में, पैगी के दिमाग में ये भी था कि मैंने नाम को लेकर के तो उसे कभी नहीं चिढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये 100 ड्रेसेस की जो बात थी कि मैं उसे 100 ड्रेसेस पूछती थी तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो बताती थी कि 100 ड्रेसेस हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पॉजिटिव था कि उसके दिमाग में 100 ड्रेसेस की थिंकिंग थी और उसके 100 दिमाग में 100 ड्रेसेस के पिक्चर्स थे, जिससे वो आर्ट कंपटीशन जब होता है तो उसमें वो ड्रेस डिज़ाइन करती है और उसका वो विनर होती है। इस तरह से दोनों बात करते हुए अपने घर आ जाते हैं। लेकिन मैगी को रात भर नींद नहीं आती, ये सोच करके उसे बार बार गिल्ट हो रही थी कि मैं अब वेंडा से कैसे मिलूंगी, उससे मैं कैसे माफ़ी मांग पाऊंगी, क्योंकि पैगी चिढ़ाती थी लेकिन मुझे ये चीज़ का एहसास तो था, मुझे कभी स्टैंड करना चाहिए था, मुझे कभी रोकना चाहिए था, कभी कहना चाहिए था, उसके लिए खड़े होना चाहिए था। और शायद वो डिसाइड करती है कि मैं अब कभी भी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उस चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करके बल्कि उसके लिए स्टैंड करूँगी। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में आती है। नेक्स्ट डे फिर से स्कूल ओपन होता है, सभी बच्चे क्लास में बैठते हैं। फिर वो दोनों सैटरडे का दिन था, वो दोनों क्लास में बैठे थे और दोनों ने डिसाइड किया कि हम पैगी को वेंडा को लेटर लिखते हैं, और दोनों मिलकर के एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर को उन्होंने बहुत सारी बातें कही। वो डायरेक्ट तो फॉरगिव यानी कि माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने वो बात नहीं रखी, बल्कि ये बताया कि तुम्हारे पिक्चर्स बहुत अच्छे थे, तुम्हारे डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, तुम कैसे हो, जहाँ गई हो, क्या वो तुम्हें स्कूल अच्छा लग रहा है, इस तरह की बात करना। और बहुत सारे मतलब लॉट्स ऑफ लव यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के साइन बना करके उस पर उसे उनके घर के जो उसका पास में घर का एड्रेस था उसे वो सेंड कर देते हैं। उसके बाद से उस पर उसने लिफाफे को जब बंद किया तो ऊपर उन्होंने लिखा कि प्लीज़ फॉरवर्ड, यानी इसे रिप्लाई ज़रूर करना। फिर धीरे धीरे कुछ दिन समय बीत जाता है, वेंडा का कोई लेटर वापस रिप्लाई नहीं आता है। तब मैगी पैगी से बात करती है कि कहीं ना कहीं हम ही उसके दोषी हैं, उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही है तो शायद वो हमसे बहुत नाराज़ होगी, हमने उसके साथ गलत किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बातें वो आपस में करते हैं। तभी क्रिसमस का समय स्टार्ट हो जाता है, स्कूलों में छुट्टियां होने वाली थी, पूरा इलाका जो था वो बिल्कुल सुंदर सा दिख रहा था, हर तरफ डेकोरेशन था और स्कूलों में भी हर तरफ डेकोरेशन दिखाई दे रहे थे। फिर स्कूलों में छुट्टियां होने के लास्ट डे यानी कि छुट्टी होने से एक दिन पहले की बात है, मिस नसन के नाम से कोई लेटर आता है और मिस नसन उस लेटर को लेकर के फिर उस दिन क्लास में आती हैं। उस लेटर को लेकर के जब वो क्लास में एंट्री करती हैं फिर बताती हैं कि आप लोगों को याद होगा कि वेंडा आपके साथ पढ़ती थी और उसने मुझे ये लेटर सेंड किया है और मैं इसे आप लोग के सामने पढ़ना चाहती हूँ। सभी बच्चे एकदम अपने जैसे होता है कि अपने काम को बिल्कुल से रोक करके और कॉन्सेंट्रेट करना मिस नसन पर, और वो अपने क्लास टीचर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। तो वेंडा ने उसमें सबके पहले तो अपने क्लास के बारे में पूछा, अपने रूम नंबर 30 के बारे में पूछा, उनकी क्लास का जो रूम था वो रूम नंबर 30 था और सब कैसे हैं। और उसके बाद उसने बहुत सारी मिस नसन को भी
बताती हैं कि आप मुझसे बहुत, मैं आपसे बहुत क्लोज थी और मैं आपको बहुत पसंद करती थी, शायद मैं जहाँ पे हूँ वहाँ ऐसी उसकी क्लास टीचर, उसके ऐसे टीचर्स नहीं थे, इसलिए उन्हें भी बहुत मिस करती है। फिर वो अपने ड्रेसेस के बारे में बताती है कि जो मेरे पेंटिंग्स थे, ये पेंटिंग्स मेरे जो क्लासमेट है वो अपने पास रख लें, सभी अपने अपने पास एक डिज़ाइन रख ले। और उसने पार्टिकुलर मैडी के लिए और बैगी के लिए, इन दोनों के लिए एक ड्रेस डिसाइड करके बताया। उसने बताया कि जो ग्रीन वाली ड्रेस है वो बैगी को मैं दे देना, मतलब दे दिया जाए, और मैडी की जो ब्लू वाली ड्रेस है वो मैडी को दे दिया जाए। तो मिस मसोन के हिसाब से जो उन्होंने जो लेटर को पढ़ा और जो चीज़ें वो एक्सप्लेन किया, सभी बच्चे उसे बहुत ही केयरफुली सुने। उसके बाद वो अपनी बातों को इन करती हैं और सभी बच्चे अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बाद में क्लास ओवर होने के बाद बैगी और मैडी ने इस चीज़ों को बहुत ही, मैडी को कहीं ना कहीं एक तो अच्छा फील हो रहा था कि उसने उसके लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट किया कि हाँ ये पेंटिंग्स तुम रख लेना और ये पेंटिंग्स तुम रख लेना, यानी वो कहीं ना कहीं इन दोनों को लाइक करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे बार बार ये गिल्ट हो रहा था कि शायद वो अब वंडा से कभी नहीं मिल पाएगी। फिर उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने लेटर को जो सेंड किया तो शायद वो हमें माफ़ कर दी है, इसलिए वो इस बात को लेकर के खुश भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से सैड हो रही थी कि वो अब वंडा से कभी नहीं मिल पाएगी, और शायद ना मिलने की वजह से वो अपनी बातों को कभी नहीं कह पाई। उसे वो बहुत ज़्यादा इस बात का गिल्ट था कि वो कभी स्टैंड नहीं की। वो जानती थी कि बैगी गलत कर रही है, लेकिन फिर भी कभी स्टैंड नहीं की, कभी वंडा के लिए कभी खड़ी नहीं हुई, कभी बैगी को मना नहीं की। इस चीज़ों का उसे बहुत गिल्ट था, वो इस चीज़ों को लेकर के अंदर ही अंदर बहुत ही घुट रही थी। फिर जब लेटर वापस जब लेटर आ गया था तो उसे इस बात का खुशी भी था कि हमें वंडा ने माफ़ कर दिया है, तभी उसने हमारे लिए लेटर भेजा और हमारे लिए पार्टिकुलर एक पेंटिंग्स जो है वो अलग अलग सेलेक्ट करके भेजा कि ये मेरे लिए है और ये बैगी के लिए है। दोनों अपने अपने पेंटिंग्स को लेकर के अपने अपने घर जाते हैं। मैडी जो थी वो अपने पेंटिंग्स को अपने बेडरूम में ले जा करके लगा देती है। फिर बड़े ही ध्यान से उस पेंटिंग्स को देखती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर जब बहुत ही ध्यान से उस पेंटिंग को देखती है तो शायद उसे कुछ ऐसे फेस दिखाई देते हैं, कुछ जो बिल्कुल उससे मैच कर रहे थे, और बहुत वो तो कहती है, उसे लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, यानी वंडा ने मुझे ही बनाया है। तो कहीं ना कहीं वंडा हमें पसंद करती थी, और वो तुरंत दौड़ी दौड़ी बैगी के पास जाती है और कहती है तुम्हारी पेंटिंग कहाँ है। उसकी पेंटिंग को लेकर के वो देखने लगती है, उसे दिखाती है कि तुम इसे इसमें देखो, इसमें तुम्हें भी दिखाई देगा कि इसमें तुम हो ये, और वंडा ने कि तुम्हें बनाया है। तो वो हम दोनों को पसंद करती थी, और उसको बातों को, उस पेंटिंग को देकर के दोनों ही बहुत इमोशनल होते हैं और इस चीज़ों को फील करते हैं कि वंडा जो थी वो बहुत अच्छी लड़की थी, हमारे साथ यहाँ पे होती तो शायद हम उससे अपनी बातें रख सकते, बातें कह सकते। उसकी जो भी कमी थी वो उन दोनों को आज फील हो रहा था। बस ये भी बात मतलब क्लियर ही था कि वो दोनों ये दोनों अब कभी वंडा से मिल भी नहीं सकते थे। तो यहीं पे स्टोरी की एंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इतना क्लास में होने के बाद भी वंडा का जो दिल था वो बहुत बड़ा था। वो अपने क्लासमेट, उसको भी उसके क्लासमेट जो बैगी थी, जो मैडी थी और जो बैगी थी, उन दोनों को पसंद करती थी, उसके मजाक उड़ाया थी, उसे वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं ले रही थी, बहुत ही लाइटली लेती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बुरा लगता था, कहीं ना कहीं उसे फील होता था। तो इस तरह से इस तरह का जो माहौल होता है, जो बैगी टाइप के जो बच्चे हैं जो किसी तरह का मजाक बनाते हैं, उन बच्चों के लिए स्टैंड करना चाहिए। और यहाँ पर जो राइटर थी वो बताती है कि वो अपने आप को मैडी के जगह पर ही रख करके इस स्टोरी को पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि शायद उनके साथ भी, उनका ये रियल लाइफ अकाउंट ही था, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि कोई उनकी क्लास में भी ऐसा उनके साथ भी हुआ था कि वो किसी ऐसे ही बच्चे के लिए कभी स्टैंड नहीं कर पाई, और इसी बात की उनकी गिल्ट थी, और इसी आउट ऑफ गिल्ट में उन्होंने ये स्टोरी लिखी। सो आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे।